Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल, आई एम फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी IQ. स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में. फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर वी गोना डिस्कस आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑल नो इन पेपर 1 ऑफ लॉ ऑप्शनल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. लॉ ऑप्शन के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उनके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 इज इक्वली इंपॉर्टेंट. हम सभी जानते हैं आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फॉर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ये सीधा सीधा कहता है नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. नाउ वी ऑल नो दैट्स आर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान ने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स सुनिश्चित किए हैं. नाउ द रूट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स गो बैक टू ह्यूमन राइट्स, राइट. अगर आप स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू अ रिकमेंडेशन. यू जस्ट ओपन द इंटरनेट एंड ट्राई टू रीड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. आपको लगेगा यूडीएचआर के अंदर जो भी राइट्स मेंशन्ड है वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी दोनों में से किसी ना किसी भाग में तो है. आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द लाइफ एंड लिबर्टी, राइट. ये सीधा कहते हैं, सीधा स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी भी व्यक्ति की प्राण और देह स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता. और अगर कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर राज्य को किसी व्यक्ति के प्राण और स्वतंत्रता को छीनना है तो उस कंडीशन के अंदर राज्य को लॉ द्वारा स्टैब्लिश किया गया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. अब ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो क्रिमिनल्स हैं, नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं, हु आर हार्डकोर टेररिस्ट और वो हार्डकोर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट. तो ऐसे लोगों को डिटेन करना, उनको इम्प्रिजन करना और उनको सजा दिलाना जरूरी है. तो जब ऐसे व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, उनको सजा दी जाती है, यहाँ तक कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कई बारी ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स को मौत की सजा भी सुनाई जाती है, तो नेचुरली उनकी लाइफ एंड लिबर्टी कर्टेल होती है. लेकिन स्टेट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसे व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार प्रोवाइड करें और ऐसे व्यक्तियों की लाइफ और लिबर्टी को छीनते हुए भी ये सुनिश्चित करे कि राज्य लॉ द्वारा एस्टैब्लिश किया गया प्रोसीजर ही फॉलो करे. अब जनरली सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में धानेया एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दी. इस केस के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ट्राई टू बैलेंस द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द राइट टू लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22, दैट इज द पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ द स्टेट. हम सभी जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 21 बात करता है लोगों के लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की. आर्टिकल 22 बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या चीज होती है? हम सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस अ पर्सन कैन ओनली बी अरेस्टेड इफ ही इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. एक व्यक्ति जिसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उस व्यक्ति को कुछ कंडीशंस फुलफिल होने पर अरेस्ट किया जा सकता है. दैट मीन्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम एंड देयर आफ्टर ही इज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग दैट क्राइम. प्रिवेंटिव डिटेंशन उल्टा है. इन प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन इज अरेस्टेड for preventing him to commit a crime in future. So if the authorities feel that a person is very dangerous, he is about to commit a cognizable offense, so in that case, before he commits the crime, the authorities will detain him so as to prevent him from committing the crime. So now the question here is, Article 22 provides the power to the state to preventively detain a person. But preventive detention is somehow contrary to Article 21.
दैट्स वाई इन मल्टीपल केसेस, बहुत सारे केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर चाहे स्टेट को दी गई है अंडर आर्टिकल 28, बट स्टिल इट शैल बी इंश्योर्ड कि स्टेट अपनी प्रिवेंटिव डिटेंशन का पावर एक दायरे में रहकर ही करे, बिकॉज आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 का एक्सेप्शन है। और जब भी राज्य इस एक्सेप्शन पावर का प्रयोग करेगा तो उसको स्ट्रिक्ट तौर पर कानून के अकॉर्डिंग ही उस पावर का प्रयोग करना होगा और एक दायरे के अंदर रहकर ही। अब इस केस के अंदर द फैक्ट्स वर, केरला में एक मनी लैंडर था, देयर वाज अ मनी लैंडर। मनी लैंडर मतलब महाजन जो लोगों को ब्याज पर पैसा देते हैं, उधार देते हैं। नाउ ही वाज रनिंग अ मनी लैंडिंग बिजनेस बट ही वाज वेरी नोटोरियस। वो आसपास के सभी इलाके के अंदर प्रख्यात था कि वो व्यक्ति मनी लैंडिंग की आड़ में लोगों पर अत्याचार कर रहा है, लोगों से एक्सॉर्बिटेंट हद से ज्यादा कर इंटरेस्ट वसूल रहा है। दूसरा, जो व्यक्ति उसका कर्ज या जो व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं चुका पाते उनके संग जोर जबरदस्ती मारा पीटी भी की जाती है। सो नाउ द थिंग हियर इज कि दिस पर्सन वाज एक्यूज्ड ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस। इस व्यक्ति के खिलाफ मल्टीपल एफआईआर्स फाइल हो रखी थी, जिसके अंदर उसके ऊपर आईपीसी, केरला मनी लैंडिंग एक्ट, उसी के साथ साथ एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट की अलग अलग धाराओं के अंदर ऑफेंसेस रिकॉर्ड हो रखे थे। जनरली अब ऐसा व्यक्ति हु इज अक्यूज्ड ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस, इस केस में क्या हुआ, इस केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड द्वारा एक ऑथराइजेशन जारी किया गया और इस व्यक्ति को केरला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत कैद कर लिया गया, प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया गया। नाउ द वाइफ ऑफ द अक्यूज्ड, शी और वाइफ ऑफ द डिटेन्यू, सॉरी, शी वेंट टू द हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में जाकर उसने आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन लगाई और कोर्ट के सामने यह पिटीशन फाइल की कि उसके हस्बैंड को विदाउट एनी बेसिस ऑफ लॉ डिटेन किया गया। हम सभी जानते हैं आर्टिकल 21 हमारे लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्ट करता है, और अगर स्टेट को लाइफ एंड लिबर्टी को हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, तो स्टेट को प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। इस केस के अंदर द वाइफ ऑफ डिटेन्यू alleged that the state has not followed the procedure of law and that's why it is violation of article 21, so a writ of habeas corpus shall be issued against the police officer. हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस केस के अंदर द फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस से कि द पर्सन is accused of multiple offenses, so इस केस के अंदर preventive detention is not against law, so that's why the high court dismissed the habeas corpus writ petition. Now I tell you one thing, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स जो लॉ में इंटरेस्टेड है, the students who are interested in reading law, understanding law and who want to make their careers in law, law is all about arriving at a balance. आप लोग जब आप लोगों ने कुछ जजमेंट्स पढ़ी होंगी, उनके बारे में सुना होगा। You must have seen what does the Supreme Court, what does the courts do? They always try to balance the interest of the parties. They always try to balance the various rights of the parties. They always try to balance the rights of the individual at one hand and the rights of the state or the exercise of power of the state on the other hand. अब आर्टिकल 21 लोगों को राइट देता है टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 22 स्टेट को यह अधिकार देता है that it can detain a person if the state feels that this person is detrimental to public order. अब दोनों इंटरेस्ट को, दोनों राइट्स को बैलेंस करना कोर्ट का काम है। नाउ वी ऑल नो कि राइट टू लिबर्टी इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को हम इतना एक्सेसिव इस एक्सटेंट तक ले जाएंगे कि स्टेट के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर ही नहीं रहे। वी कैनॉट ऑल्सो से कि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर या स्टेट को प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर इस एक्सट्रीम तक दे देंगे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का कुछ मतलब ही ना रहे। सो हियर द कोर्ट्स विल ऑलवेज ट्राई टू अराइव एट अ बैलेंस। जनरली इस केस के अंदर व्हेन द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट tried to explain the nature of preventive detention and the scope of preventive detention. Preventive detention को किन circumstances के अंदर यूज किया जा सकता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज करते वक्त व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली अडेयर्ड टू बाय द स्टेट। चलिए आगे चलते हैं। सी, अब इसके दनाया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि कैन प्रिवेंटिव डिटेंशन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अब देखिए इस केस के अंदर क्या हुआ।
इस केस के अंदर जो अक्यूज था उसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस थे। अब किसी व्यक्ति के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्जेस मल्टीपल हैं तो उसका यह मीनिंग नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी थोप दिया जाए। बिकॉज इफ अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ मल्टीपल ऑफेंस, ही कैन बी टेकन टू और ही कैन बी ब्रॉट टू जस्टिस। एक व्यक्ति जिसके ऊपर कई सारे चार्जेस हैं तो उसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट के अंदर उन सभी चार्जेस के ऊपर मुकदमा चलेगा एंड ही विल गेट पनिशमेंट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट इफ ही इज प्रूव्ड गिल्टी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस है उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू भी कार्रवाई हो जाए। तो यही इस केस के अंदर कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ऐसा व्यक्ति हु इज अक्यूज्ड ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस, तो क्या उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू भी कोई कार्रवाई की जा सकती है, या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू की गई कार्रवाई कहीं ना कहीं क्रिमिनल प्रोसीजर्स को सबवर्ट करने के लिए तो यूज नहीं की गई। अब जनरली ध्यान से समझना, द फैक्ट इज देयर इज एन अक्यूज्ड हु इज अक्यूज्ड ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस। तो फॉर इट, अब देखो लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर मल्टीपल ऑफेंसेस के चार्जेस लगे हैं, ही शैल बी टेकन टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एज सिंपल एज दैट। प्रिवेंटिव डिटेंशन का उद्देश्य ये होता है, ऑब्जेक्टिव यही है, टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, राइट, इफ द क्राइम इज सो सीरियस टू द सोसाइटी। लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसके ऊपर ऑलरेडी अफेयर्स हो चुकी हैं, सो एंड द कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन एंड द लीगल प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन, सो वहां क्या जरूरत है टू इम्पोज प्रिवेंटिव डिटेंशन? Now, this was the case which was decided by the Supreme Court. Now, preventive detention, we all know, detention of a person to prevent him from committing a crime, right? Rather than for the purpose of punishing him for committing the crime, to prevent a person from committing a crime. अब ध्यान से समझिएगा, इस केस के फैक्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। Rajesh was running a registered lending firm named Ritika Finance. He was involved in multiple criminal cases related to money lending activities. अब देखिए, उसके खिलाफ IPC, केरला मनी लैंडिंग एक्ट एंड SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट के अंदर मल्टीपल धाराएं, मल्टीपल चार्जेस लगे हुए थे। देखिए, IPC के अंदर सेक्शन 341 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, 324, 326 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की धाराएं लगी हुई थी। उसी प्रकार से सेक्शन 17 ऑफ केरला मनी लैंडर्स एक्ट, दैट मींस डूइंग मनी लैंडिंग बिजनेस विदाउट लाइसेंस। उसके पश्चात SC/ST एक्ट की अलग अलग धाराएं। देखिए, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पलक्कड़ इशूड डिटेंशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 31 ऑफ केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब केरला के अंदर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था उसके तहत DM ने एक डिटेंशन ऑर्डर जारी किया और इस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया। इस व्यक्ति की वाइफ इनकी बिहाफ पर हाईकोर्ट पहुंची, एर्नाकुलम बेंच ऑफ केरला हाईकोर्ट, और वहां जाकर शी प्रेड फॉर हैबियस कॉर्पस। The High Court said, "No, this is a case fit for preventive detention, and habeas corpus need not be filed in this particular case." देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रश्न आया कि क्या एक व्यक्ति जिसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगे हुए हैं, तो rather than the law taking its course, अगर उसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगे हुए हैं तो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स उसको मेरिट के ऊपर उसकी अपराध के आधार पर सजा देंगे। लेकिन जिसके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके ऊपर क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन इंपोज किया जा सकता है? तो द कोर्ट सेड, अब कोर्ट ने दोबारा से द राइट टू लाइफ एंड पनिश प्रिवेंटिव डिटेंशन दोनों के बीच में बैलेंस ड्रॉ करने का प्रयास किया। अब ध्यान से समझना, देखिए, कोर्ट सेड, कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को कहा, ये कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर। ये पावर स्टेट अथॉरिटीज को दी जरूर गई है, बट ओनली इन दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, राइट। अब क्योंकि समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे क्रिमिनल नेचर के हो सकते हैं जिनको डिटेन भी करना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू शैल यूज प्रिवेंटिव डिटेंशन इन ईच एंड एवरी केस, बिकॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वॉल्व्स वॉल्यूशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सेड कि प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल केसेस। और दूसरा, the procedure or the order of preventive detention, it shall be made in conformity with the law under which detention is made. For example, आर्टिकल 22 जो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, आर्टिकल 22 क्लॉज 7 पावर देता है स्टेट को टू पास अ लॉ,
एक ऐसा लॉ पास किया जाए एंड लॉ के तहत जो है स्टेट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब द थिंग इज मल्टीपल केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ अ स्टेट हैज पास्ड अ लॉ and on the basis of that law the state is exercising power of preventive detention, that means it is detaining a person in a preventive manner, so the state shall strictly go by the provisions of the law। अब यूं समझिए strictly go by the provision of law का मतलब ये है कि जैसा जैसा उस लॉ के अंदर लिखा होगा स्टेट को वैसा वैसा ही फॉलो करना होगा। द स्टेट कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द प्रोसीजर, राइट। अब इस केस के अंदर द प्रॉब्लम वाज कि केरला Preventive Detention Act, it was talking about कि a person can be detained if he is a threat to public order, right? Public order, इसका मतलब एक व्यक्ति जो पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट है उसी व्यक्ति को प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है। मतलब वन ग्राउंड फॉर डिटेंशन ऑफ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति का काम ऐसा नहीं है विच इज थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, तो उस केस के अंदर अगेंस्ट हिम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कैन नॉट बी इन्वोक्ड। दिस इज द फैक्ट, राइट। सो द कोर्ट सेड कि अंडर द केरला मनी लैंडिंग एक्ट, अंडर द केरला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, threat to public order is a ground on the basis of which a person can be detained। लेकिन इस केस के अंदर the facts are saying कि the accused is not a threat to public order। accused जो है he is creating law and order problem but he is not a threat to public order। मतलब कोर्ट सेड कि थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर ये दोनों अपने आप में अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं दैट कवर डिफरेंट सिनेरियोस। सो द कोर्ट सेड पब्लिक ऑर्डर जनरली मींस और थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर मींस व्हेन अ पर्सन इज डेट्रीमेंटल टू द पीस ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो दंगे करवाने का प्रयास कर रहा है, एक व्यक्ति जो टेररिस्ट एक्ट करने का प्रयास कर रहा है, एक व्यक्ति जो किसी प्रकार की सोशल टेंशन क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। नाउ दिस पर्सन इज डेट्रीमेंटल टू द पीस ऑफ एंटायर सोसाइटी। तो इस केस के अंदर दिस पर्सन इज थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर एंड द केरला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कैन बी एप्लीकेबल इन। लेकिन अब कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है, दिस पर्सन इज नेसेसरली causing law and order problem but is not a threat to public order, क्योंकि जो रिस्क ये क्रिएट कर रहा है वो रिस्क पहले वाले व्यक्ति से कम है। सो इसीलिए जो पहले वाले व्यक्ति को फॉर बीइंग अ थ्रेट ऑन पब्लिक ऑर्डर प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है, बट कोर्ट सेड दिस पर्सन कैन नॉट बी डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 7। आर्टिकल 22 क्लॉज 7 के अंदर लॉ बनाया गया जिसके तहत द स्टेट इज प्रिवेंटिवली डिटेनिंग अ पर्सन एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड कि क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ एक्सेप्शनल पावर विच इज इट इज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 21, इसलिए इट मस्ट बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली। तो इसीलिए सो द कोर्ट सेड कि जब केरला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर ग्राउंड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन पब्लिक ऑर्डर हैं, तो पब्लिक ऑर्डर पर ही, पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट देने पर ही, पब्लिक ऑर्डर का थ्रेट बनने पर ही अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड, नॉट अदरवाइज। So the court said, Kerala preventive detention law covers person who indulges in activities harmful to maintenance of public order, right? So the acts confined to a few individuals directly involved raise problem of law and order. However, act affecting a wider spectrum of the public affect public order. So the court said कि in this case he is not a threat to public order but he is definitely a threat to law and order। तो इसलिए so the court said कि the state could not have exercised the power under preventive detention law, right? स्टेट ने एक और प्ली ली थी। स्टेट said कि जो व्यक्ति है जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया, ही इज वायलेटिंग बेल कंडीशंस। सो द कोर्ट सेड कि इफ ही इज वायलेटिंग बेल कंडीशंस तो उसकी बेल कैंसिल करवाओ। द राइट कोर्स इज यू शुड कैंसिल हिज बेल, बट अ पर्सन हु इज वायलेटिंग बेल कंडीशंस he cannot be put in preventive detention because again preventive detention is exceptional measure, it can only be invoked in exceptional circumstances और वो exceptional circumstances law के अंदर साफ साफ लिखे हुए हैं। that mean the state can only preventively detain a person in case it fulfills, the person fulfills the requirement of the preventive detention law।
अन्य किसी केस के अंदर अन्य रेमेडी है आपके पास, कोर्ट के पास, पुलिस अथॉरिटीज के पास, कोर्ट कहती है कि आप उन रेमेडीज का प्रयोग कीजिए। जैसे अगर व्यक्ति बेल जंप कर रहा है या बेल की कंडीशंस का वॉयलेशन कर रहा है तो उसकी बेल कैंसिल करवाइए, राइट, रेदर देन पुटिंग हिम अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिकॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर एक व्यक्ति डाल दिया, सो फॉर 3 months ही कैन बी पुट इन प्रिवेंटिव डिटेंशन मिनिमम, और 3 months से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जिसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस मेंबर्स होते हैं। सो द कोर्ट इन दिस केस अगेन स्टेटेड कि द स्कोप ऑफ पावर ऑफ द स्टेट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज वेरी लिमिटेड। Preventive detention law shall be interpreted in a very strict manner, and the state shall use preventive detention in a very exceptional cases. So in this case, the court said कि जो detention order है, this is not viable under law. The order of detention cannot be sustained as circumstances may be ground for bail cancellation, but not preventive detention. So with this, I hope you guys were able to understand what is preventive detention, under what circumstances preventive detention can be invoked, and what are the limitations on the power of the state to invoke the power of preventive detention. So students, this video or the topic that is discussed in this video is part of paper 1 constitutional law. So with this, I will end up the video. We'll meet in the next session. Thank you. Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.